Welcome back, guys. Assalamu alaikum. We're going to continue in our second lecture. This is our second lecture on vectors and scalars, and let's get started. Alright, so let's look at the characteristics of vector addition. अच्छा, vector addition के कुछ खुसूसियात हैं, तो वो क्या क्या हैं देख लेते हैं. Basically, vector addition follows two rules or two laws, or it has these two properties: commutative and associative. अच्छा, कम्यूटेटिव का क्या मतलब है? कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पैटर्न में उसको ऐड कर दो, आप वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ ऐड कर दो, या फिर इनका सीक्वेंस चेंज कर दो, मतलब बी को पहले कर दो, ए को बाद में कर दो, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन कहते हैं. ठीक है, इसको मैं एक डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर. So basically, this is your vector A, the white one, and the blue one is your vector B. अब vector A और vector B को आप head to tail rule से join करें. अगर आप head to tail rule से join करेंगे, तो किसी भी एक vector को आप पहला vector मान ले. Let's assume vector A जो है ये आपका पहला vector है, and vector B जो है ये आपका second vector है. तो vector A को vector B के मतलब दोनों को head to tail join कर लें. सेकंड कौन सा फर्स्ट कौन सा डजंट रियली मैटर. ठीक है, वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल के साथ ज्वाइन कर दें. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वेक्टर हो गया वेक्टर ए, एंड वेक्टर बी आपका सेकंड वेक्टर हो गया. आफ्टर दिस, टू ड्रॉ आउट द रिजल्टेंट, you start out from the tail of vector A and go all the way to the head of vector B. This is your resultant. Correct? This is यही head to tail rule हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को head to tail rule से ज्वाइन कर लें, तो उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक होगा. दिस इज योर रिजल्टेंट आर. अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ ज्वाइन किया है. वेक्टर ए को पहला और वेक्टर बी को दूसरा वाला कंसिडर किया है. अब अगर मैं ऐसा ना करूं और मैं वेक्टर बी को पहला कंसिडर कर लूं, वेक्टर बी इज माय फर्स्ट वेक्टर and vector A is my second vector, and if I add them I'll still get R, right? मेरा रिजल्टेंट फिर भी R ही होगा, चाहे मैं B को पहले रखूं और A को बाद में रखूं, या A को पहले रखूं B को बाद में रखूं. B plus A or A plus B is giving me the same resultant R, so they are actually equal. इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं commutative. This is the commutative property of vector addition. ठीक है, तो vector addition is commutative. The order doesn't matter. The sequence does not matter. आप वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ ऐड करो या वेक्टर बी को वेक्टर ए के साथ ऐड करो, रिजल्ट आपका सेम आना है. ठीक है, ये डायग्राम आपकी फिजिक्स की बुक में भी बनी हुई है, सिंध एमडी कैट की, सिंध एंटर की बुक में. अब एसोसिएटिव लॉ को देख लेते हैं. एसोसिएटिव लॉ में आपके पास जब दो से ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं, ये भी बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ की ही एक्सटेंशन है, लेकिन जब दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों, तो आप यहाँ देख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी. आप तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास, आप b प्लस सी को ऐड करेंगे. अगर आप b प्लस सी को एक साथ ऐड कर लें, a को इग्नोर करते हुए आप b और c का रिजल्टेंट निकालें, जो b और c का रिजल्टेंट होगा, लेट्स अज्यूम इट्स r. अगर उस r को आप a के साथ ऐड करेंगे, इस वाले a के साथ, तो आपके पास फाइनल रिजल्टेंट मिल जाएगा जो कि इन तीनों का रिजल्टेंट होगा. करेक्ट, ऐसा ही होगा. पहले आप b और c को ऐड कर दें, उसको जो भी इनका रिजल्ट आएगा उसको आप हेड टू टेल रूल से ए के साथ ज्वाइन कर लें, तो इसका फाइनल रिजल्टेंट आएगा इस पूरे तीनों वेक्टर्स का सम होगा. अगर यही काम आप यहाँ पर करें, आप बी और सी की जगह आप ए और बी को पहले ऐड कर दें, उनका रिजल्टेंट निकालें, और उनके रिजल्टेंट को अगर आप सी के साथ ऐड करें, फिर भी आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो आपको इन तीनों के साथ मिला था. ठीक है, तो आइदर आप बी और सी को ग्रुप कर लें या ए और बी को ग्रुप कर लें, दोनों आपको रिजल्ट सेम देगा. ठीक है, अब दोनों आपको रिजल्ट सेम देंगे. अब इसको हम डायग्राम से जरा और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं. लेट्स अज्यूम दीज आर द थ्री वेक्टर्स दैट वी हैव. ये तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वाइट, रेड, ग्रीन. अच्छा, ये वाइट वेक्टर और ये रेड वेक्टर को अगर आप ऐड करें, इनका रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि जो ए से स्टार्ट होगा और बी के हेड तक एंड होगा, ये रिजल्टेंट है इसका. करेक्ट. इस रिजल्टेंट को अगर आप सी के साथ ऐड करें, तो सी और आर
को अगर आप हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करें, अगर आप देखें, आप ए और बी को इग्नोर करें और सिर्फ आर और सी पर फोकस करें, तो आर का जो हेड है वो सी के टेल पर है, राइट। तो मतलब आर फर्स्ट वेक्टर है, सी दूसरा वेक्टर है। अगर आर फर्स्ट और सी दूसरा वेक्टर है, इफ आर और सी का हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो मैं आर के टेल से शुरू करूंगा, सी के हेड पे एंड करूंगा, राइट। ये आपका रिजल्टेंट आ गया, इसको मैं आर प्राइम कह देता हूँ, ठीक है। इससे मैंने क्या किया, मैंने पहले ए और बी को सम किया तो मेरे पास आर आया, उस आर को मैंने सी के साथ ऐड किया तो आर प्राइम फाइनल ए बी सी तीनों का रिजल्टेंट आ गया। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ए और बी को क्लम्प किया, ठीक है, ये वाला कंडीशन अप्लाई की। क्लम्प करने के बाद मेरे पास ए और बी का रिजल्ट बना आर, इनका रिजल्ट बना आर, ये रहा येलो वाला। इस येलो वाले आर को मैंने ऐड किया सी के साथ, दिस ग्रीन सी। और जब मैंने आर और सी को ऐड किया तो मेरे पास फाइनल रिजल्टेंट आ गया आर प्राइम। ये आर प्राइम एक्चुअली ए बी सी तीनों का सम है, ठीक है, ए बी सी तीनों का सम आर प्राइम है। अब यही काम अगर मैं ए और बी को ऐड करने से पहले, ए और बी को ऐड करने की जगह अगर मैं बी और सी को ऐड कर दूं, तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, अब ए और बी की जगह मैं बी और सी को अगर ऐड करूं तो बी का जो हेड है वो सी की टेल पर है, राइट। सो बी फर्स्ट वेक्टर हुआ और सी सेकंड वेक्टर हुआ। बी की जो टेल है वहां से शुरू करेंगे एंड सी के हेड पे एंड करेंगे, तो बी और सी का जो रिजल्टेंट होगा वो ये रहा, बी प्लस सी से कह देता हूँ मैं, ठीक है। बी प्लस सी मतलब इन दोनों को क्लम्प किया हुआ है मैंने साथ, तो इनका रिजल्टेंट ये येलो वाला वेक्टर आ गया। अब ए और बी प्लस सी का जो मैंने हेड टू टेल रूल से अगर ज्वाइन किया, इनका जो रिजल्टेंट मेरे पास आएगा वो ए के टेल से शुरू होगा, बी और सी के हेड तक जाके एंड होगा, मतलब इस येलो वेक्टर के हेड तक जाके एंड होगा। अगर आप देखें ये वाला रिजल्टेंट जो बना है इसको मैं आर प्राइम फिर से कह रहा हूँ, यही आर प्राइम जो इससे पहले आर प्राइम बना था उसी के ही इक्वल है, उसी डायरेक्शन में है। तो चाहे मैं बी और सी को क्लम्प करके ए के साथ ज्वाइन करूं या ए और बी को साथ ज्वाइन करके सी के साथ ऐड करूं, रिजल्ट मेरा हमेशा सेम ही आना है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि इसमें आप एसोसिएट कर रहे हैं किसी भी दो वेक्टर्स को। आइदर यू एसोसिएट ए विद बी एंड देन एड इट टू सी, और यू एसोसिएट बी विद सी एंड देन एड इट टू ए। आप इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई कर लो, रिजल्ट आपको दोनों में सेम ही मिलना है, आर प्राइम जो कि इस केस में है, ठीक है। ये एग्जांपल आपकी बुक में भी दी हुई है, बेसिकली डायग्राम दी हुई है, उन्होंने तरह से एक्सप्लेन नहीं किया और काफ़ी अनक्लियर है, तो आई होप इसे थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा। अब एसोसिएटिव लॉ तो हो गया। बाय द वे इस एसोसिएटिव लॉ पर एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। बेसिकली ऊपर लिखा होता है कि वेक्टर एडिशन इज, और फिर उसके बाद चार ऑप्शंस दिए होते हैं, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, एंड चौथा ऑप्शन होता है नन ऑफ द अबव। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर होगा बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, ठीक है। एंड इन दोनों का मतलब क्या है कि द सम ऑफ वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट और रिमेन्स द सेम। अब इन दोनों, अब वेक्टर का सम हमेशा ऐड सेम ही रहेगा, चाहे उनका ऑर्डर कुछ भी हो, चाहे ए और बी पहले, ए पहले आए बी बाद में आए, या बी पहले आए सी बाद में आए, बी पहले आए ए बाद में आए, या फिर आप ए और बी को क्लम्प कर लो या बी और सी को क्लम्प कर लो, रिजल्ट आपका हमेशा सेम ही आना है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं ग्राफ्स पर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑन अ ग्राफ एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, बेसिकली ग्राफ पर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ग्राफ पर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल वाई एक्सिस होता है, टू डायमेंशनल एक्सिस इसे कहते हैं, क्योंकि दो ही डायमेंशन है एक्स और वाई। अच्छा, थ्री डायमेंशनल एक्सिस की भी बात करेंगे बाद में, अभी नहीं। अच्छा, अब ये दो वेक्टर्स आपके पास, ये दो डायमेंशन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपके पास आ चुके हैं। इन पर मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि वेक्टर्स को बात की थी पिछले वीडियो में कि वेक्टर्स को आप एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर।
अब इसी एरो को आप इस डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने ये एक एरो बनाया हुआ है, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। अच्छा, सो एक बहुत बेसिक सा बना लेते हैं। आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर एक वेक्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये 0 पॉइंट है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर भी नंबर्स लेबल्ड हुए होते हैं 1 2 3 4 5 6। वाई एक्सिस पर भी इसी तरह से नंबर लेबल्ड हुए होते हैं 1 2 3 4। अच्छा, नीचे जाऊंगा तो नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ से अगर एक वेक्टर ड्रॉ करूँ जो कि जा रहा है, उसकी वाई एक्सिस पे वैल्यू है 3, एक्स एक्सिस पे वैल्यू है 4। अच्छा, अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इस तरह से हम वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली एक ग्राफ पर या तो ओरिजिन से स्टार्ट कर सकते हैं, या जो कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ओरिजिन से पास नहीं करते। कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनको आप कहीं पर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, उठा के कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अच्छा, उनसे पहले उन पर बात करने से पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा यहाँ पर, कि कोई भी वेक्टर हो आपके पास, लेट्स अज्यूम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है f। एक्स एक्सिस पर इसकी मतलब हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है इसकी 4 है, 4 यूनिट्स। वर्टिकल हाइट जो है इसकी ये है 3 यूनिट्स, ठीक है। कोई भी वेक्टर हो, वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि वेक्टर अपने आप को स्प्लिट कर देता है दो कंपोनेंट्स में। अ वेक्टर इट रिजॉल्व्स इटसेल्फ इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कहते हैं दो छोटे छोटे वेक्टर्स को, जैसे कि टू वेक्टर्स जिनको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास वही वेक्टर मिलेगा। अब ये वेक्टर एफ है ना, वेक्टर एफ के दो ट्रायंगुलर सॉरी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। पहला कंपोनेंट जो होगा उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि एफ की टेल से शुरू होगा और जहां तक एफ की हॉरिजॉन्टल लेंथ है वहां तक ये जाएगा, जो कि 4 यूनिट्स है, तो ये वाला वेक्टर 4 यूनिट्स का होगा। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। और दूसरा वेक्टर हो इसी रेड वाले वेक्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा और ये जाएगा उस एफ वाले की हेड तक। एफ वेक्टर एफ के हेड तक ये वाला येलो वेक्टर जाएगा एंड जहां तक वेक्टर एफ की हाइट है वहां तक जाएगा ये। इन दोनों वेक्टर्स, रेड वेक्टर और येलो वेक्टर के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होंगे दोनों एक दूसरे के। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स से, ठीक है, एफ एक्स। वर्टिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एफ वाई से। अच्छा, ये एंगल अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। अच्छा, ये 3 यूनिट्स और 4 यूनिट्स की बात अभी फिलहाल नहीं कर रहा मैं सिर्फ कंपोनेंट्स की जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3 4 यूनिट्स को फिलहाल इग्नोर करें। अच्छा, इसको एफ वाई कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एफ एक्स कह दिया। अच्छा, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स की वैल्यू अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे यहाँ पर, तो एफ एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एफ निकलेगी एफ कॉस ऑफ थीटा, और एफ वाई की वैल्यू निकलेगी एफ साइन ऑफ थीटा। अच्छा, इसका क्या मतलब है? बेसिकली आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे यहाँ पर, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला है, मतलब जो कंपोनेंट बिल्कुल एंगल के साथ है, एडजेसेंट कंपोनेंट इसे कहते हैं, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी एफ कॉस ऑफ थीटा। इसी का कॉस थीटा आप लगाएंगे तो ये जो एडजेसेंट साइड होगी इसको आप एफ से डिवाइड कर लेंगे, फिर एडजेसेंट साइड की वैल्यू निकालेंगे तो एफ कॉस थीटा की इक्वल आ जाएगा। और एफ वाई जो है, एफ वाई जो थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इसकी वैल्यू होती है एफ साइन ऑफ थीटा। तो अगर आपसे कभी एग्जामिनर कंपोनेंट्स निकालने को कहे तो एफ कॉस ऑफ थीटा और एफ साइन ऑफ थीटा से निकाल आएंगे। अच्छा, बाय द वे, कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा आप कैलकुलेटर के बगैर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज हैं एंगल्स की जिनके कॉस और साइन की वैल्यूज आपको याद करनी होगी, ठीक है। 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, इनकी कॉस और साइन की वैल्यू आपको याद करनी होगी। और 45 डिग्रीज, ठीक है, ये आपको याद करनी होंगी। कैलकुलेटर नहीं होगा लेकिन एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स कि आपको ये वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। एंड ये इजी है याद करना, आप कैलकुलेटर में इनको डालें एंड हो जाएगा ये, ठीक है। इन पर मैं अभी फिलहाल बात नहीं कर रहा। अच्छा, इसके अलावा ये तो था रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स।
आप अगर इन दो वेक्टर्स को देखें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को, मैं इसको ज़रा डायग्राम से बाहर बना रहा हूँ, ग्राफ से बाहर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल पैरेलल है, एंड ये एंगल आपका अगर थीटा है, तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की आप बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका यू होता है, एंड वर्टिकल कंपोनेंट उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। इन दोनों को अगर आप देखें तो ये दोनों हेड टू टेल रूल से ज्वाइन हुए हुए हैं। अगर आप इन दोनों को हेड टू टेल रूल से अगर ज्वाइन करेंगे तो आपके पास हमेशा एक रिजल्टेंट ही आएगा, और वो रिजल्टेंट उसी वेक्टर के इक्वल होगा जिनके ये दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये दोनों हमेशा 90 डिग्रीज के इक्वल होंगे। ये एफ कॉस ऑफ थीटा है, ये वाला एफ साइन ऑफ थीटा है। ये था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आपके पास एक वेक्टर दे दिया जाए 10 न्यूटन फॉर एग्जांपल, ये एक फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है 30 डिग्रीज के एंगल पर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 10 cos ऑफ 30, वर्टिकल कंपोनेंट होगा 10 sin ऑफ 30। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। तो बात कर ली हमने, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पे कैसी होगी वो भी मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे आ जाते हैं कि वेक्टर्स की टाइप्स कितनी है। अच्छा, बेसिकली 4 मेन टाइप्स आपकी बुक में गिवन है: यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर। इनकी एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले तो मैं बात करूंगा यूनिट वेक्टर की कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। अच्छा, यूनिट वेक्टर से पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा कि वेक्टर, यूनिट वेक्टर बेसिकली आपको तब मिलता है जब आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर को निकालने का। किसी भी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लें। अच्छा, बाय द वे, यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा, यूनिट का मतलब होता है वन, राइट? यूनिट का मतलब होता है वन, एंड इट्स अ वेक्टर। सो बेसिकली एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो वन होता है, वन के इक्वल। एंड यूनिट वेक्टर का काम ये होता है कि इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। ठीक है, यूनिट वेक्टर हमेशा आपको डायरेक्शन देगी। तो एक वेक्टर की बात कर लेते हैं। अच्छा, जो एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर होता है ना, जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये वाला। ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। ठीक है, सिंबल आई। और जो वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जे से। ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो यूनिट वेक्टर है उसको आई से, जो वाई एक्सिस पर है उसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर इस वाले वेक्टर, इस एफ की वैल्यू अगर लिखना चाहें, इसके अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखें तो कितने यूनिट्स है? ये 4 यूनिट्स हैं। तो मतलब इसके जो एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर की वैल्यू है वो है 4i, राइट? 4i इसके एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर की वैल्यू है। और अगर आप वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर की वैल्यू देखें तो इसके वाई एक्सिस की जो हाइट है वो है 3 यूनिट्स। तो आप इस 4i को जब आप 3j के साथ ऐड कर दें, 3j बेसिकली क्यों? क्योंकि 3 यूनिट्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, 3 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर j, ये आपका वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द यूनिट वेक्टर्स f को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये आपके वेक्टर की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ द यूनिट वेक्टर। जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, उनके मैग्नीट्यूड्स को आप यूनिट वेक्टर से जब मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि ये हेड टू टेल रूल से ऐड हो रहे हैं। तो तभी आपके पास, जब आप इनको हेड टू टेल रूल से जब ऐड करेंगे, तभी आपके पास एक रिजल्टेंट एफ आएगा। ठीक है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ द यूनिट वेक्टर। अच्छा, बोथ अब ये आई और जे, ये एक्स और वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास अब ये एक वेक्टर आ गया एफ। ठीक है, अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ का यूनिट वेक्टर क्या होगा? ठीक है, एफ का यूनिट वेक्टर जिसको आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को बेसिकली हैट कहते हैं, हैट। एफ का अगर यूनिट वेक्टर आपको निकालना है ना, तो आप वेक्टर जो एफ है, एफ का जो वेक्टर है ये वाला, ये वेक्टर एफ है,
उसको आप f के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं। बेसिकली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है, आप स्क्वायर रूट लें, जो x कंपोनेंट है ना, x कंपोनेंट का जो भी मैग्नीट्यूड है, मतलब x एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ जो भी नंबर लगा हुआ है उसका स्क्वायर लें, उसको ऐड करेंगे जो y एक्सिस के साथ नंबर लिया हुआ है उसके स्क्वायर के साथ, तो जो नंबर आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि आपके पास 25 आ जाता है। आप उसका स्क्वायर रूट लें तो ये 5 आ गया आपके पास। तो 5 इसका मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर f का। अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है f का, यूनिट वेक्टर f का होगा, आप इस वेक्टर f को लें, ये वाला 4i प्लस 3j, एंड इस 4i प्लस 3j को डिवाइड कर दें पूरा का पूरा 5 से। ठीक है, अब जब डिवाइड कर देंगे, ये वाला जो वेक्टर आपके पास अब बना है, ये आपके पास एक यूनिट वेक्टर है। दिस इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ f। क्या मतलब ऑफ f? ऑफ f का मतलब ये है कि ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है, इसका भी अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे ना, उस मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 ही आएगी। और f का मतलब ये है कि इट्स इन द सेम डायरेक्शन एज f। सेम डायरेक्शन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो इट्स इन द सेम डायरेक्शन एज f। सो आप अगर ये f को देखें यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड पर, सो इस यूनिट वेक्टर जो अभी आपने कैलकुलेट किया है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, f की डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा 1। ठीक है, ये f की ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड है 1। ये था यूनिट वेक्टर का यूज, कि वो आपको एक वेक्टर का डायरेक्शन देगा, इवन दैट उसके मैग्नीट्यूड जो है वो 1 ही रहेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसी यूनिट वेक्टर पर थोड़ी मजीद बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको i और j के टर्म्स में वेक्टर दिया था। एक और यूनिट वेक्टर भी होता है जब आप 3 डायमेंशनल वेक्टर्स को डील कर रहे होते हैं। 3 डायमेंशनल का मतलब ये है कि आप 3 एक्सिस होंगी। अब इस बार पहले तो x और y एक्सिस था ना सिर्फ, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर। ये आपका x और ये आपका y एक्सिस है। अब एक तीसरा एक्सिस भी होता है। 3 डायमेंशनल का ये मतलब होता है कि एक तीसरा भी एक्सिस है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और तीसरा एक्सिस को z एक्सिस कहते हैं, जो x और y के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। ये इस तरह से आप समझ लें कि ये वाला जो एक्सिस है ना, ये आपकी स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस है। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस को हम j से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इन टर्म्स ऑफ z एक्सिस है ना उसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा यूनिट वेक्टर की बात मैंने आपको बता दी, उसका मेन फंक्शन होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो i जो है और उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही रहेगा। तो i आपको x के एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाएगा, j आपको y एक्सिस की डायरेक्शन को, और k आपको z एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाएगा। तो एक वेक्टर अगर आपके पास ये रहा कहीं पर, ये आपको फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, देखिए f, इसके 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब इस कंडीशन में इसका x कंपोनेंट भी होगा, इसका y कंपोनेंट भी होगा, इसका z कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, अब उसको मैं यहाँ ड्रॉ तो नहीं कर सकता क्योंकि ये 2 डायमेंशनल स्क्रीन है, लेकिन हाँ मैं आपको बता जरूर सकता हूँ कि अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। जो x कंपोनेंट होगा, हम अज्यूम करते हैं कि उसकी वैल्यू है fx। ठीक है, fx उसकी वैल्यू है, या ax अज्यूम कर लें। जो बुक में जो एग्जांपल गिवन है ना, बुक में उन्होंने ax अज्यूम किया हुआ है, लेकिन सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। fx अगर इसका x एक्सिस का कंपोनेंट है इसी वेक्टर का, तो fx को अगर आप वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में लिखेंगे तो fx मल्टीप्लाइड बाय i हो जाएगा, राइट? तो इससे आपको ये पता चलेगा कि इस वेक्टर, इस ग्रीन वाले वेक्टर की x एक्सिस की डायरेक्शन में fx का मैग्नीट्यूड मौजूद है। फिर उसको आप ऐड करें y एक्सिस की डायरेक्शन के साथ,
वाई एक्सिस में हम अज्यूम करते हैं कि वाई एक्सिस में उसका मैग्नीट्यूड मतलब इस वेक्टर की हाइट जो है वो एफ वाई है, और उसको आप अगर वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो आपको फिर यूनिट वेक्टर ऑफ वाई के साथ जो कि जे है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। और इसी तरह से इसका जो जी कंपोनेंट होगा जो हमें अभी स्क्रीन पे नजर नहीं आ सकता, जो कि एक 3 डायमेंशनल होगा, तो उसको आप हम अज्यूम करते हैं कि वो एफ जेड है, ठीक है। उसके साथ आपको के को मल्टीप्लाई करना होगा। सो बेसिकली आप वेक्टर एफ को अगर आप इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे तो वो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के होगा, ठीक है। अब मैंने बता दिया है कि एफ एक्स एफ वाई एफ जी का क्या मतलब है। ये तीनों वो कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड्स हैं जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और जी एक्सिस की डायरेक्शन में हैं। अब इनका अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ का मैग्नीट्यूड निकाल के दो, तो एफ अगर एफ वेक्टर एफ को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड का वही फॉर्मूला है कि एफ का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप स्क्वायर रूट लें, और हर एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है जो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जी डायरेक्शन में, उनके मैग्नीट्यूड को स्क्वायर कर लें। ये हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका मैग्नीट्यूड होगा। अब उस मैग्नीट्यूड को आप अगर उठाएंगे और इस वेक्टर एफ को उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक यूनिट वेक्टर की वैल्यू फिर से आ जाएगी। कि यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है? यूनिट वेक्टर का मतलब है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, right? The vector itself divided by the magnitude of the vector. Vector itself is this right over here. It's fx I plus fyj plus fzk। इस पूरे वेक्टर को आप डिवाइड कर दें इसके मैग्नीट्यूड f से, तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसका भी काम वही होगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 ही होगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2i plus 3j minus k, ठीक है। ये एक वेक्टर है हमारे पास f। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दें। अच्छा, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ f क्या होगा? तो उसके लिए पहले तो मुझे f का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, जो कि आ जाएगा 4 + 9 + 1, ठीक है। मैंने उनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया है। सो ये हो गया आपका √14, ठीक है। f का मैग्नीट्यूड आने के बाद आप इस वेक्टर को लें 2i plus 3j minus k और इसको डिवाइड कर दें √14 के साथ। इसका मल्टीप्लाई करना एक ही बात है ना। आप इस पूरे वेक्टर को या तो √14 से डिवाइड कर दें या इसको 1/√14 से मल्टीप्लाई कर दें, इट्स द सेम थिंग। ये करने के बाद आपके पास आ जाएगा एक यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर आने के बाद बेसिकली इसको आप ये ब्रैकेट आप खोल भी सकते हैं। इसको आप 2/√14 i plus 3/√14 j माइनस 1/√14 k भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। इसका भी अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने का वही फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। आप स्क्वायर लगा के आप करें तो 1 ही आएगा, ठीक है। और इसका भी फंक्शन वही होगा कि इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर f। तो आई गेस यूनिट वेक्टर पे काफ़ी बात हो चुकी है एंड इतनी काफ़ी है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम फ्री वेक्टर की बात कर लेते हैं। फ्री वेक्टर किसे कहते हैं? वेल, फ्री वेक्टर कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिंपल है। फ्री वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जो कि ओरिजिन से पास नहीं कर रहा होता। अच्छा, सो अगेन एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जी एक्सिस है। कोई भी ऐसा वेक्टर जो कि इस ओरिजिन से पास नहीं कर रहा होता, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला वेक्टर हो गया, या ये वाला वेक्टर हो गया, या कोई ये वाला वेक्टर हो गया, या यू वेक्टर हो गया, या कोई और वेक्टर कहीं पर भी कहीं से भी पास कर रहा हो सिवाय ओरिजिन के, उसे कहते हैं फ्री वेक्टर, ठीक है। सो क्या प्रॉपर्टी है फ्री वेक्टर की? फ्री वेक्टर डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। एंड उसके अलावा फ्री वेक्टर का और क्या काम होता है? वेल, फ्री वेक्टर को आप एक और काम भी कर सकते हैं उसके साथ। आप उसी फ्री वेक्टर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर भी रख सकते हैं, गिवन दैट उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड चेंज किए बगैर।
तो इस एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखना उसे भी फ्री वेक्टर कहते हैं। ठीक है, हर फ्री वेक्टर की यही प्रॉपर्टी है कि वो एक जगह से उठाकर आप कहीं पर भी उसे रख सकते हैं, एंड गिवन दैट कि वो ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा हो। ठीक है, आप कहीं पर भी उठा के रख सकते हैं सिवाय ऑरिजिन से पास करते हुए। इसके अलावा फ्री वेक्टर इस प्रॉपर्टी को उठा के दूसरी जगह को रखना, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। ट्रांसलेशन से क्या होता है कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी सेम रहता है, वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी सेम रहती है, बस उसकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसे फ्री वेक्टर कहते हैं जो कि कहीं से भी पास हो सकता है सिवाय ऑरिजिन के। अब पोजीशन वेक्टर की बात कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर बेसिकली उस वेक्टर को कहते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑरिजिन से पास हो। आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्री वेक्टर के ऑपोजिट है। एक ऐसा वेक्टर जो कि सिर्फ ऑरिजिन से ही पास होता हुआ निकले, यूं या यूं या यूं, कहीं से भी पास हो सकता है, लेकिन ऑरिजिन से पास होना जरूरी है। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन ऑरिजिन से पास होना उसका जरूरी है। ठीक है, उसे कहते हैं आप पोजीशन वेक्टर। अच्छा, ये ओरिजिन जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा यही पॉइंट हो। ओरिजिन कोई स्टार्टिंग पॉइंट, कोई रेफरेंस पॉइंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक रेफरेंस पॉइंट है आपके पास, इस रेफरेंस पॉइंट से आपका एक वेक्टर एक्ट कर रहा है टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप ये वाला वेक्टर जो है रिलेटिव टू दिस पोजीशन, अब इस वेक्टर के लिए ये वाला पॉइंट ओरिजिन हुआ। ठीक है, और ये इस पॉइंट से एक्ट कर रहा है राइट हैंड साइड की तरफ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और किसी एक पोजीशन लेट्स से पॉइंट ए तक जा रहा है ये वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर जो है ये पॉइंट ए की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। मतलब पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब पॉइंट ए पॉइंट ओ से कितना दूर है, कितना करीब है, इधर उधर कहाँ पर है, वो सारा कुछ आपको पोजीशन वेक्टर बताएगा। ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ए ये रहा, तो आप अगर पॉइंट ओ से पॉइंट ए की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करें तो आप देखें ये एरो इस पॉइंट ए की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, और ये ओरिजिन से भी पास हो रहा है। तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा टॉर्क के बारे में बात कर लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर का टॉर्क से क्या लेना देना है। टॉर्क किसे कहते हैं? टॉर्क बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, बाय द वे टॉर्क अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो जाएगा। टॉर्क अगली वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को करेंगे। अभी फिलहाल हम ये वेक्टर ए को देख लेते हैं कि किसी भी पॉइंट, किसी भी दूसरे पॉइंट की पोजीशन को अगर आप ओ ओरिजिन के रिस्पेक्ट से स्पेसिफाई करना चाहें और ओरिजिन और उस पॉइंट के बीच में कोई वेक्टर आप ड्रॉ करें, उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, position vector must always pass through the origin and it specifies the position of a particular point। बस इतना काफी है इस पोजीशन वेक्टर के अभी के लिए। और नल वेक्टर कैसे कहते हैं? अच्छा, नल एज द नेम सजेस्ट, नल का मतलब है जीरो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो, मतलब वो कोई वेक्टर ही नहीं होता। तो फिर इसको वेक्टर क्यों कहते हैं? वेल, हमारे सिंबोर्ड की फिजिक्स की बुक में लिखा हुआ है कि इट इज अ वेक्टर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नल वेक्टर के बारे में पूछी जाती है उसकी डायरेक्शन की, कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। डायरेक्शन उसकी होती ही नहीं है। ठीक है, इट हैज आइदर नो डायरेक्शन, आप ये लिख सकते हैं, सिंबोर्ड की लाइन बता रहा हूं मैं आपको, आइदर नो डायरेक्शन और इट कैन हैव एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन, हाँ, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन कहना बेहतर होगा। इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट कैन हैव एनी डायरेक्शन यू वांट। ठीक है, उसे कहते हैं नल वेक्टर। और ये नल वेक्टर कब आता है? वेल, आपके पास जब एक वेक्टर पॉजिटिव हो और उसी वेक्टर, उसी मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर नेगेटिव अगर उसमें ऐड हो जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा? नल वेक्टर आ जाएगा जीरो, क्योंकि वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, इस तरह से आपका नल वेक्टर कैलकुलेट होता है। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एंड काफ़ी हद तक डिस्कशन भी हो चुकी है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पर। अब अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अब अगली वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।